हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देख रहे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना कि यार एक सर्किट हो, एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। तो जब भी एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है या प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बोलते हैं सर्किट consist of two or more than two resistance is called combination of रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको यहां तक तो क्लियर है भाई कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक या दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस का प्रेजेंट होना किसी भी तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरीके का होता है, तो ये भी चीज हम लोगों को पता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके का मेजरली होता है। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो यार, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास जो भी एक रेजिस्टेंस है वो उस रेजिस्टेंस के साथ कोई दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, उस रेजिस्टेंस के साथ कोई तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, जहां पे एक रेजिस्टेंस किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, जब भी हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस का आप लोगों को मतलब समझना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग के घर में होता है, रेजिस्टेंस बोल के कोई चीज है भाई। हम लोग के घर में क्या होता है, हम लोग के घर में बल्ब होता है, हम लोग के घर में फैन होता है, एसी होता है, टीवी होता है। तो ये सारा जो चीज भी है, ये सारा चीज हम लोग का किस तरीके से बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि भाई घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक डिवाइस को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ और इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अच्छा, अल्टीमेटली ये किसके साथ कनेक्ट होगा बाबू, अल्टीमेटली इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, या बैटरी के साथ बोल सकते हो, या फिर जो भी मेन करंट आपके घर में आ रहा है, सीईएससी की तरफ से हम लोग का सीईएससी की तरफ से जो भी मेन करंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के साथ हम लोग अपना जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है उसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, हर एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली मेन सर्किट के मेन करंट के साथ या बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे अगर आप हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली बैटरी के साथ, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस लिए तो ये भी क्या होगा, डायरेक्टली बैटरी के साथ। ये भी रेजिस्टेंस लिए तो ये भी किसके साथ कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली बैटरी के साथ। तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये जो R1 है, ये R1 ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये R2 क्या है, डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये R3 क्या है, डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। भाई कहीं ना कहीं तो ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना, बट यहाँ पे क्या है, ये दूसरे के साथ, ये तीसरे के साथ और फिर बैटरी के साथ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होता है, बैटरी के साथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ही वायर लो, एक वायर लो और उसी एक वायर में जितना भी घर का डिवाइस है सबको कनेक्ट कर दो। और दूसरा क्या, पैरेलल में कि हर एक अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए अलग वायर इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इसके लिए अलग वायर, इसके लिए अलग वायर। अब मेरे को बताओ यार कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग अपने घर में करवाते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाते हैं, इतना तो अब आप लोग बता ही सकते हो इसको देखकर ही। हम लोग के घर में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए एक वायर इस्तेमाल होता है। तो हम लोग के घर में पैरेलल होता है या सीरीज, पैरेलल, ओके, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, तो एक जो मेजर डिफरेंस जिसको आप लोग नोट में लिख के रखोगे, नोट में, वो ये चीज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो यार, यहाँ पे बैटरी है तो बैटरी से क्या निकलेगा भाई,
बैटरी से निकलेगा करंट, वो करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और वो करंट किसके अंदर जाएगा, R1 के अंदर जाएगा, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को इस्तेमाल कर लेगा और फिर उसको किसको पास कर देगा, सेकंड वाले को, सेकंड वाला उसको यूज करेगा, फिर किसको पास कर देगा, R3 को, फिर R3 इसको यूज करेगा और फिर वो कहाँ चला जाएगा, बैटरी के पास चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट सबके लिए क्या रहने वाला, सेम, इसमें जो करंट जाएगा वही इसके अंदर, वही करंट इसके अंदर, और फिर वही चीज बैटरी के अंदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट will be same for each resistance। R का मतलब रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये इसके साथ, अच्छा यहाँ पे पहले ऐसे समझते हैं, करंट निकला, करंट ऊपर गया, करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट को बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है, नोड। भाई जहां पे भी हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं ना, उस वायर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। तो नोड हम बोल रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये नोड है या जो भी जंक्शन है, यहां से करंट को तीन रास्ते, करंट यहां भी जा सकता है, करंट यहां भी जा सकता है, करंट नीचे भी जा सकता है। तो करंट किस रास्ते को चूज करेगा, अब ये करंट के ऊपर छोड़ देते हैं भाई। तो करंट, कुछ करंट यहां जाएगा I1 करंट, कुछ करंट I2 यहां जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें करंट सेम है बट इसमें करंट सेम नहीं है। करंट सेम नहीं तो सेम क्या चीज है, देखो भाई ये R3 रेजिस्टेंस डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करता है यार पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी से मिलेगा। इस R2 को भी वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से मिलेगा और R1 को भी वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से मिलेगा। तो यहाँ पे जो नोट वाला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस विल मेरा भाई विल बी सेम फॉर ईच समझ रहे हो, ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये आपका डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में हो सकता है। और दूसरा चीज क्या है कि इन दोनों के एक मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट का वैल्यू सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस में। तो आप क्या वहां पे क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सारे रेजिस्टेंस के लिए, तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके का एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ गए और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ गए, अभी पूरा नहीं समझे, अभी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस वगैरह समझना बाकी है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट। देखो भाई खींच के कुछ होगा नहीं, हम वीडियो को झूठ मूठ के लंबा नहीं करना चाहते, जो मेन बात है वो बता के अपना वीडियो को एंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चीज़ों को खींच के कोई फायदा नहीं है। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड सामने है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो करके कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप क्या लगाए, 3 रेजिस्टेंस लगाए, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं या इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 3 लगाए, 3 की जगह 30 रेजिस्टेंस भी हो सकता था, 40 रेजिस्टेंस भी हो सकता था, जितना मर्जी उतना रेजिस्टेंस हो सकता था। हमको क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को समझना है। ये चीज बोलता है कि भाई आपके कॉम्बिनेशन में जितना रेजिस्टेंस यूज हुआ कोई मतलब नहीं है, जितना रेजिस्टेंस है उन सारे रेजिस्टेंस को हटा दो और उन सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाओ। जितना भी रेजिस्टेंस है उन सारे रेजिस्टेंस को हटा दो और कोई एक रेजिस्टेंस लगाओ, और वो एक रेजिस्टेंस अकेला उतना करंट यूज करेगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा जितना ये सब मिलके कर रहा हो। तो हम क्या चीज बोले, वो चीज दिमाग में रखना कि ये तीनों मिलके कुछ करंट यूज करेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा, ये तीनों मिलके कुछ करंट यूज करेगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे पैरेलल का बात हो चाहे सीरीज का। यहाँ पे भी तीनों मिलकर कुछ करंट यूज कर रहा होगा और कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा। इन तीनों को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है, वो रेजिस्टेंस भी उतना ही करंट और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा। तो उस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, वही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लो ना कि ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो तीनों मिलके जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया 15 ओम का, वो 15 ओम अकेला क्या कर रहा है, उतना ही करंट और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा है जितना ये 2, 5 और 10 मिलके यूज कर रहा था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, एक कॉम्बिनेशन दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस विच क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा बाबू, रिप्लेस किसको रिप्लेस करेगा, कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करेगा यार। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जो रिप्लेस कर देगा किसको, कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये करते वक्त हम पॉइंट को बुलेटिन में ऐसे पॉइंट लिख के कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट याद रखना यार, ये पॉइंट ए याद रखना, करंट अनचेंज, दूसरा पॉइंट
पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज। ये दोनों चीज क्या रहना चाहिए भाई, ये अनचेंज होना तो चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस व्हिच रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय रिमेनिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज। हम इस तरीके से बोल सकते हैं, बाय रिमेनिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज। बट ये दो पॉइंट लिखे इसलिए ताकि आपको दिमाग में रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज नहीं करता। अच्छा, कौन सा करंट का बात हो रहा है, टोटल करंट। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो रहा है, टोटल, यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है या टोटल करंट है उसको कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब आई गेस समझ में आया होगा। अच्छा, जब भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देता है पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को, तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। सर्किट ऐसा ही ना दिखना चाहिए भाई, पूरा में हम सारा रेजिस्टेंस को हटाए और हटा के क्या किए, एक इकलौता रेजिस्टेंस लगा दिया आर इक्विवेलेंट। वो आर इक्विवेलेंट के अंदर ही इतना दम है जो इन तीनों का मिला के था। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आया। अब आता है भाई इसका फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई फॉर्मूला R1 + R2 + R3 है, आपको भी पता है। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बट एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, समझेंगे। बोर्ड्स में ऐसा, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर दो और देखना चाहो तो देख लो, न्यूमेरिकल से देख सकते हो आप, अगर आपको स्किप करना है तो, ठीक है। और चाहो तो देख लो, टाइम है तो देख लो, ठीक है। तो फॉर सीरीज डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सीरीज। तो सीरीज में देखो बाबू, सीरीज में क्या है कि ये करंट किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। यही करंट किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर करंट क्या है, आई है। इसके अंदर करंट क्या है, आई है। इसके अंदर भी करंट क्या है, आई है। इस डायग्राम को वहां पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि डायग्राम के लिए जगह नहीं है, तो यही डायग्राम वहां पे भी आप लोग बना लेना, ठीक है। तो इसमें ये करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट जा रहा है। तो क्या हम लोग ओम्स लॉ लगा के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं? क्या हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्या हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले के लिए V1 होगा और V1 का वैल्यू क्या होगा, I R1, बिकॉज ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसको अपने मर्जी से माने V1, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसको माने V2, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। ये हम अपने मर्जी से माने। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी का दिमाग में आ रहा है कि सेम होगा? सेम कैसे होगा यार, ये तो डायरेक्ट बैटरी से थोड़ी ना कनेक्टेड है। इसका एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा किससे है, रेजिस्टेंस से। डायरेक्ट आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तब ना उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला आ जाएगा। बैटरी का मतलब हो गया V यहाँ पे भी हटा के अब हम लिख देते हैं V। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस तो तब उसको मिलेगा जब ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। तो अभी डायरेक्ट बैटरी से नहीं है, तो इस वजह से इसको V1 मिल रहा है, V2 मिल रहा है और V3 मिल रहा है। तो V1 का वैल्यू कितना हो गया, I1 R1। सेकेंड वाले के लिए I R2, I तो सेम रहेगा ना, और थर्ड वाले के लिए I R3। बात समझ में आया, V1 V2 V3। अब मेरे को बताओ कि इन सब को हटा के हम लोग को हालत कैसा कर देना है, हम लोग को हालत ऐसा कर देना है ना। इन सब रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है जो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नीचे करंट कितना निकलेगा बाबू, I, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी V है और टोटल करंट का वैल्यू भी अभी भी क्या है, I है। अब हमको बताओ कि इसमें हम अगर ओम्स लॉ लगाएंगे RE में, तो ये तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसके लिए तो हम लोग बोल सकते हैं ना V = I RE। RE क्या है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेरे को बताना अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, सुन लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ना बड़ा बड़ा लॉ है ना, बट ठीक है, यही सब काम आसान बना रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी ये तीनों मिलके जितना ले रहा है और ये अकेला जितना ले रहा है, क्या वो सेम होगा? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पे जो तीनों मिलके एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और ये अकेला जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे, नहीं ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो V है ये V1 + V2 + V3 के बराबर होता है। तो यही चीज आपको एग्जाम में भी करना है, अगर आता है तो, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, I R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R3। I कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा I कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। I से I गया घर, जब घर गया तो क्या बचा,
वही फॉर्मूला जो आप लोग उतना देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये चीज डायरेक्टली बताया जा सकता था कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को बस ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट बताया जा सकता था, बट ठीक है डेरिवेशन भी हम लोग देख लिए ताकि अगर कोई पूछे तो बता पाएंगे। ओके, अब ये सीरीज के लिए हुआ, अब हम लोग किसके लिए करेंगे, फॉर पैरेलल वाले के लिए करते हैं। तो पैरेलल वाले के लिए भी आपको डायग्राम वहाँ पे बनाना होगा और यही वाले डायग्राम को वहाँ पे आप लोग बना लोगे, क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए हम नहीं बना रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट तो निकला I, और ये I करंट क्या वो बढ़ गया, तीन रास्ते में बढ़ गया। इसके पास कोई और करंट जाएगा, इसके पास करंट कोई और, इसके पास करंट कुछ और जाएगा, बट तीनों के पास इस बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, क्योंकि ये भी डायरेक्टली किससे, बैटरी से कनेक्टेड, ये भी डायरेक्टली किससे, बैटरी से कनेक्टेड, ये भी डायरेक्टली किससे, बैटरी से कनेक्टेड। तो क्योंकि तीनों बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। करंट का वैल्यू अलग अलग है, ओम्स लॉ तो अभी भी एप्लीकेबल है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे और बोलेंगे V तो सेम है भाई, इसके लिए R1 के लिए V तो अभी भी V है, लेकिन करंट कुछ और है, रेजिस्टेंस कुछ और है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे I1 R1। दूसरे वाले के लिए बोलो, थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू I3 R3। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से I1 का वैल्यू निकालो, I2 का वैल्यू निकालो और I3 का वैल्यू निकालो। क्यों निकालो है, अच्छा ठीक है अभी मत निकालो, निकालना पड़ेगा बट ठीक है अभी मत निकालो, कोई बात नहीं, रहने दो। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, जब इन तीनों को हटा देंगे तो तीनों को हटा के क्या आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। इस कॉम्बिनेशन को क्यों लाना है, क्योंकि भाई तीनों के जो भी हटाते हैं एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस लग गया, और बैटरी का वैल्यू क्या रहना है, अनचेंज, और करंट का वैल्यू क्या रहना है, अनचेंज। तो दोनों को हम लोग अनचेंज रखें और ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस बार देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई करंट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग तो बोले पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तो जो चीज सेम है उसको छोड़ के तुम दूसरा चीज के बारे में सोचो। करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, हाँ चार्ज होता है भाई। और चार्ज के बारे में जब हम पढ़ाए थे एकदम पहला वीडियो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम पहला वीडियो, वहां पे एक पॉइंट लिखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब भी क्या है, यही चीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, जो बोलता था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, सेम रहने वाला है। अब चार्ज क्या है, करंट के फॉर्म में, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज किसके फॉर्म में, करंट। तो जो करंट ये तीनों मिल के यूज कर रहा है और जो टोटल करंट है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग वो समझना इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये थोड़ा सा हमको समझ के लिखना, पता नहीं दिखेगा कि नहीं माता, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत क्या चीज तहत है कि भाई जो करंट पहले था, ये टोटल था, वो I1 I2 और I3 के बराबर होगा, ये होगा। इसलिए हम बोल रहे थे कि I1 I2 I3 निकाल लो। तो यहां से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा, देखो V/R1 आएगा, हाँ सर आएगा। यहां से बस सर छोड़ दो, ये हम लोग कर लेंगे। छोड़ कैसे देंगे बाबू, छोड़ने के लिए तो नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R इक्वल। तो आई होप आपको सब दिख रहा हो, बस ये सबसे बड़ा चीज हो जाए मेरे लिए। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, V की जगह 1/V/R इक्विवेलेंट, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो अब तो आपको आंसर दिख रहा होगा। यहाँ से V कॉमन लेके काट दो, क्या हम समझ रहे हो ना, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, हम सिर्फ इस चीज के लिए एक स्टेप आपके लिए ऊपर छोड़ रहे, थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे हैं। तो इतना तो मेरा भरोसा मत तोड़ना भाई प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही चीज हम लोग जो सोचते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, तो इस तरीके से आता है। ओके, तो इन दोनों का हम लोग को एक और पॉइंट मिल गया। एक डिफरेंस तो पता है कि भाई करंट इसमें सेम रहता है, किसमें, सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। दूसरा डिफरेंस क्या मिल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो यहाँ पे आप लिख लो ये सेकंड पॉइंट, या इन दोनों का डिफरेंस लिख लो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। थोड़ा सा हम भी गलती कर रहे हैं बट ठीक है।
ठीक, कुछ नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करता है और ज्यादा वेस्ट करता है। इसमें एनर्जी का लॉस जो होता है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एनर्जी का कंजम्पशन या एनर्जी का जो लॉस होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम। तो ये इसका पॉइंट है, नोट में पॉइंट लिखो 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 लिखो। क्या बोल रहे थे? एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम। और यहां पे क्या लिखोगे नोट में पॉइंट? एनर्जी लॉस इज मिनिमम। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा तो तुम क्या करो, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन बना के देखो। आप आर इक्विवेलेंट मेरे को बताओ भाई कि आर इक्विवेलेंट निकालो। हम तुमको दो रेजिस्टेंस बता रहे हैं। आपके पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। 6 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। आपको सीरीज में भी क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और पैरेलल में भी क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और मेरे को बताना है कि भाई सीरीज में वैल्यू कितना आया और पैरेलल में वैल्यू कितना आया। ऐसे तो हम बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, 2, 3 और 6 बोले ना हम, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। तो आपका हो गया 2, 3 ऐड कर देंगे ना भाई। तो इसमें कितना आ जाएगा भाई? सीरीज में करोगे तो सीरीज में आपका आएगा 11 ओम। और पैरेलल में करोगे तो आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो आंसर 6, 3 + 2 प्लस, तो आई थिंक सो 1 आएगा। इसमें देखना 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली भाई कि इसमें 11 ओम इक्विवेलेंट आ रहा है, इसमें 1 ओम इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है या इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है? ये आप खुद से कैलकुलेट करके एक बार देखना कि वैल्यूज आपका क्या आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये 2, 3 और 6 इन तीनों वैल्यूज को लेके देखना। आपका एक में 11 ओम आएगा, एक में 1 ओम आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है या करंट को लॉस करने का काम करता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लॉस ऑफ करंट होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, कम लॉस ऑफ करंट होगा। तो इसलिए हम लिखें कि एनर्जी लॉस जो सीरीज में होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और पैरेलल में एनर्जी लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है। यही रीजन है कि हम लोग के घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो क्या है, पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज नोटिस किए कि नहीं पता नहीं, वो बताते हैं कि तुम यहाँ पे देखिए तो इसका वैल्यू कितना आया था, 1 ओम आया था। सीरीज में इसका वैल्यू कितना आया था, सीरीज में इसका वैल्यू कितना आया था, 11 आया था। ये जो 11 है ये इन तीनों से ग्रेटर है। 11 ओम, हम बिना मतलब का बात नहीं कर रहे हैं, पर 11 ओम इन तीनों से ग्रेटर है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है, ठीक है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू कितना हम बताएं, 1 आएगा। तुम देखना 1 आएगा, ठीक है। ये 1 इन तीनों से छोटा है, हाँ छोटा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सारे रेजिस्टेंस से, ईच रेजिस्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे नोट में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा यार, दिख जाए बस, देन ईच रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ईच रेजिस्टेंस। और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे नोट में लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, देन ईच रेजिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा समझना और इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में डिफरेंसेस पूछता है तो आपके पास अच्छा खासा डिफरेंसेस है। आप बोल सकते हो कि भाई इसमें सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, पैरेलल में एनर्जी लॉस मिनिमम होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ग्रेटर होता है सारे ईच रेजिस्टेंस से, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू लेसर होता है ईच रेजिस्टेंस से। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। और ये आपका 2 डेरिवेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर और सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताया गया इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स बाकी है अभी, तो इससे थ्योरेटिकल इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देगा। तो इसको अच्छे से कॉपी करो। इसका 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग जल्दी से करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे, जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। आई होप अब तक आप लोग को जो भी चीज बताया गया वो सारा चीज आपको समझ में आया होगा। बस ये 2 न्यूमेरिकल से देख लेते हैं इसको, ठीक है।
तो ये दो न्यूमेरिकल में देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि 3 रेजिस्टेंस से 7 ओम, 5 ओम और 10 ओम का कनेक्टेड है, शोन इन द फिगर। तो जैसा फिगर में शो कर रहा है वैसा आपको कनेक्टेड है। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यार सिंपल सा है, आपको समझना है कि कहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपको तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दे देगा या तीनों आपको पैरेलल में दे देगा। ऐसा दे भी सकता है, क्वेश्चन आसान भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस इस तरीके का क्वेश्चन दे जहां पे आप लोगों को क्या होगा कि 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होगा। इस तरीके का मतलब ये क्या है, ये दोनों देखो अलग अलग वायर है, तो ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल ही है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो जब भी हम लोग पूरा सर्किट नहीं सोचेंगे, हम लोग पहले सोचेंगे ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये सर्किट जैसे ही सॉल्व होगा तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का एक रेजिस्टेंस आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 7 ओम जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और इन दोनों को सॉल्व करके कोई एक रेजिस्टेंस आएगा, पता नहीं वो कितना आएगा। फिर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या होगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो मेरा फाइनली आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। सही हम बोल रहे हैं। तो हम लोग को 3 स्टेप में सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो प्लीज थोड़ा सा समझना कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे करके सॉल्व करें। तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली है। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर 5 ओम एंड 10 ओम कनेक्टेड पैरेलली, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए, 1/R1 यानी 5 प्लस 1/R2 यानी 10। इन दोनों का 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, अब एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 10, यहाँ से 5 डिवाइड हुआ 2, यहाँ से आया 1, ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट आपका 3/10। इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट ना क्या करता है, यहीं पे आंसर करके चला जाता है, बट यार ये यहाँ पे देखो 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको आपको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3.33। 10/3 का मतलब क्या होगा, 3.33। तो ये आपके पास आ गया 3. ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 3.33। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एक्चुअल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि फिर फाइनली R इक्विवेलेंट, या फाइनली, हाँ लिख लो, फाइनली R इक्विवेलेंट। यहाँ तो सीरीज में है, तो यहाँ पे ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो इन दोनों के सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 ओम प्लस 3.33, 7 प्लस 3.33, ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10.33 ओम। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर रहे होंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 10.33। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है तो आप क्या करना है, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसी से मिलता जुलता कुछ एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसका मेरे को लेकिन वैल्यू बताना भाई, इसका आंसर कितना आया ये मेरे को कमेंट करके आप लोग बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है बिटवीन ए और बिटवीन बी। वैल्यूज क्या करें, सेम रखें, 5 रख देते हैं, 7 रख देते हैं और इसको 10 रख देते हैं। तो 5 ओम हो गया, 7 ओम हो गया और 10 ओम हो गया। तो इस क्वेश्चन का R इक्विवेलेंट कितना आएगा ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना। तो एक क्वेश्चन तो आप जरूर करोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ठीक है। अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 440 ओम्स कनेक्टेड इन अ पैरेलली वुड गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम। बोल रहा है मेरे पास कितना रेजिस्टेंस होगा, हाउ मेनी रेजिस्टर्स। तो ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा जिनका वैल्यू कितना होगा, हर एक का वैल्यू कितना होगा, 440 ओम होगा, और सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। यानी मेरे पास मान लो 5 ओम, अगर 5 रेजिस्टेंस है तो 5 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ना भाई, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा 5 हो ये जरूरी थोड़ी ना है, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 की जगह 50 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो पता नहीं कि कितना है, बट सबका वैल्यू कितना है 440, और सब इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो अब मेरे को बताना है, और सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 440 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास पता है R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, 440 ओम, और 440 बोल रहे 44 ओम, और ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बाबू, ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू है 440 ओम, ठीक है। और सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 होता तो यहीं पे रुक जाते, बट पता नहीं कितना है, तो ये इस तरीके से चलेगा 1/Rn। Rn का मतलब क्या है, जितना भी रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1/Re का वैल्यू कितना है 44, 1/R का R1 का वैल्यू 440, R2 का वैल्यू 440, R3 का वैल्यू 400, बोलो यार 440 डॉट 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 डॉट, और Rn जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा 440। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किए, जैसे हमको क्वेश्चन में नहीं पता भाई कितना रेजिस्टेंस है, 2 है 4 है 5 है, तो हम इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो 440 सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम कितना आएगा 440। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे वही आएगा ना भाई, अगर यहाँ पे रहता 1/2 प्लस 1/2 तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही ना आता है। तो उसी तरीके से 2 नहीं होके कितना है 440 है, तो यहाँ पे 440 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 करके आ रहा है, बट सबका भी वैल्यू 1 1 से मत कोई टेंशन लो। बात है कि ऐसा 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार है, ये चीज यहाँ पे दिक्कत है। अब देखो ऐसा मत बोल देना कि ये 4 है, 1 + 1 + 1 + 1 4 आएगा, ये बिल्कुल भी मत कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा समझो चीजों को कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3 होता, 3 बार 1 + 1 होता तो आंसर कितना आता है 3 आता। अगर ये 4 बार होता तो कितना आता, 4 आता। और अगर 5 होता तो 5 आता, 10 होता तो 10 आता। तो ऐसा पता नहीं कितना बार है, n टाइम्स है, मान लेते हैं n टाइम्स है, तो आंसर कितना आएगा n आएगा। जितना बार होगा उतना वैल्यू आएगा, तो ये n बार है तो वैल्यू कितना आएगा n आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग n लिखेंगे 440। तो दिस इज द लॉजिक, यही एक चीज था जो आप लोग को समझना है कि यहाँ पे n कैसे आएगा। n कैसे आएगा, क्योंकि जितना बार होगा उतना वैल्यू आता है, 1 1 1 ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है तो 440 ऊपर जाएगा, 44 नीचे, और काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया बाबू, n = 10। 10 का वैल्यू 10, यानी यहाँ पे टोटल 10 रेजिस्टेंस चाहिए जो कि पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए, और सबका वैल्यू 440 होगा, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका 44। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। बुक से, एबीटीए से, जहां से भी पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये एक इकलौता क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया, इसका डायग्राम उतार लो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।